क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपसे कि किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर, देखिए क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है कि कितनी है। ठीक है, अब एक तार की बात कर रहे हैं कि एक तार कैसा है बेटा, वर्ग के रूप में है। तो वर्ग तो आप जानते ही हैं, जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। एक तार है जो वर्ग के रूप में है, जिसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना दिया है वर्ग का, तो आप कहेंगे सर 121 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, ये एरिया दिया है आपको। अब इन्होंने बोला कि इस तार को हम कैसे बना देते हैं, एक वर्ग वृत्त बना देते हैं, एक वृत्त के रूप में मोड़ देते हैं। तो वृत्त की आपको त्रिज्या यानी कि केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होती है वो त्रिज्या कहलाती है, ये आपको ज्ञात करनी है। केंद्र से परिधि तक की दूरी आपकी बेटा त्रिज्या कहलाती है, जो त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। अब आप एक चीज बताइए कि जब एक वर्ग बनाया आपने, किसको मोड़कर, तार को मोड़कर, जब आपने तार मोड़कर बेटा वर्ग बनाया तो हम ये कह सकते हैं कि जो तार की लंबाई है वो वर्ग की परिधि के बराबर होगी। वर्ग की परिधि नहीं होती, वर्ग का परिमाप होता है। अगर आपने एक तार मोड़कर वर्ग बनाया तो जो वर्ग का परिमाप होगा वो तार की लंबाई के बराबर होगा, और उसी तार को मोड़कर आप क्या कर रहे हैं, वृत्त बना रहे हैं। तो जो वृत्त की परिधि होगी वो भी तार की लंबाई के बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के यहाँ पर कैसा होगा, बराबर होगा। कह सकते हैं कि नहीं भाई, जब आपने एक तार लिया उसको मोड़कर आपने क्या बनाया, वर्ग बनाया, तो जो तार की लंबाई है वो वर्ग के परिमाप के बराबर हुई। और इसी प्रकार अगर उसी तार को मोड़कर आपने क्या बनाया, वृत्त बनाया, तो वृत्त की परिधि तार की लंबाई के बराबर होगी। तो जब वर्ग का परिमाप तार की लंबाई के बराबर है और वृत्त की परिधि भी तार की लंबाई के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। कह सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो यहां से हमारा कंक्लूजन निकला कि वर्ग का परिमाप बराबर होगा वृत्त की परिधि। तो जब वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर होगा, अगर हम बोलें कि वर्ग की भुजा a है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4a, और हम आपसे बोलें कि वृत्त की परिधि कितनी, उसकी त्रिज्या अगर r है तो आप जानते हैं 2 पाई r। तो यहां से r की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, लेकिन कब निकलेगी, जब आपके पास a की वैल्यू होगी। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको यहां पर दिया है वर्ग का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप कहेंगे सर a स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, उसकी भुजा अगर a है तो भुजा का स्क्वायर, और वो आपको कितना दिया, तो आप कहेंगे सर 121। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √121। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 11 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा हमने निकाल ली। अब भुजा आपके पास आ गई, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो त्रिज्या निकाल लोगे कि नहीं, और पाई का मान आपको क्वेश्चन में दे ही रहे हैं 22/7। तो चलिए रख देते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 4 इंटू कितना हो जाएगा 11, ये 2, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 इंटू कितना r। देखिए 22 दूना 44, 11 चौक 44, तो यह कितना बचा 1। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, यानी कि उस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जिसको हम किससे निर्माण करते हैं, एक तार से निर्माण करते हैं, जिस तार से हमने एक वर्ग बनाया था जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर था। क्लियर है, तो ये आपका आंसर आ गया कितना 7 सेंटीमीटर। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। किस ऑप्शन पे है भाई, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो अब 19 क्वेश्चनों का समापन हो गया, 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है यहाँ पर। यहां दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 2 पुलों जिनकी लंबाइयां क्रमशः 800 मीटर तथा 400 मीटर है को पार करने में क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले चीज आपको याद, एक चीज याद होनी चाहिए और याद होगी आपको, और नहीं है तो फिर से सुन लीजिए कि जब कोई ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, चुक गाड़ी किसको पुल को पार करे, दूसरा किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, और तीसरा किसी प्लेटफॉर्म को पार करे। किसको, प्लेटफॉर्म को पार करे, प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेट के अंदर फॉर्म जमा दो, प्लेटफॉर्म। ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे। समझना आप चीजों को, इतने एक्साइटेड मत हो जाना कि नहीं तो सर ने बोला प्लेट के अंदर फॉर्म जमा दो, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब वो वाला प्लेटफॉर्म जो रेलवे स्टेशन का होता है, उसकी बात कर रहे हैं।
देखिए एक रेलगाड़ी दो पुलों जिनकी लंबाई है क्रमशः 800 मीटर और 400 मीटर है को पार करने में क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है ये आपको बतानी है। किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जब कोई ट्रेन किसी ट्रेन को, किसी पुल को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस स्थिति में वो कितनी दूरी तय करती है, ट्रेन की लंबाई प्लस अगर पुल को पार कर रही है तो पुल की लंबाई के योग के बराबर। यदि किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो कितनी दूरी तय करेगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर। यदि ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही है तो उस स्थिति में कितनी दूरी तय करेगी, तो पहली ट्रेन जो पार कर रही है उसकी लंबाई और दूसरी ट्रेन जिसको वो पार कर रही है उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। ठीक, ये चीज क्लियर है। अब इन्होंने बोला कि एक रेलगाड़ी दो पुलों जिनकी लंबाई क्रमशः यानी कि दो पुलों को पार कर रही है। एक पुल जो है वो 800 मीटर लंबा है और ट्रेन इसको पार कर रही है और कितना समय ले रही है, तो आपको लिखा है 100 सेकंड, 100 सेकंड का समय लेती है। ठीक, अब दूसरे पुल की अगर हम बात करें तो यहां पर दूसरा पुल भी आपको दिया है, वो कितना 400 मीटर लंबा है और इसको पार करने में ट्रेन को कितना समय लगता है, तो 60 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, एक पुल है जो बेटा कितना है, तो आपसे बोला जाए 800 मीटर लंबा है जिसको पार करने में ट्रेन 100 सेकंड का समय लेती है। दूसरा पुल 400 मीटर लंबा है जिसको पार करने में ट्रेन 60 सेकंड का समय लेती है। अब आप यहां से एक चीज समझिए कि 800 मीटर को जब ट्रेन पार कर रही होगी तो अपनी लंबाई यानी कि ट्रेन की लंबाई के बराबर यानी कि इन दोनों के योग के बराबर दूरी तय की होगी ना। जब उसने 800 मीटर लंबे पुल को पार किया होगा तो 800 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय की उसने कितनी, 100 सेकंड में। और जब उसने 400 मीटर लंबे पुल को पार किया तो 400 मीटर लंबे पुल प्लस अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की 60 सेकंड में। तो ये दूरी लिखने का कोई मतलब हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि दोनों स्थिति में ट्रेन की लंबाई तो नहीं बदली। ऐसा तो नहीं बोला क्वेश्चन में कि ट्रेन लेके चली थी 10 डिब्बे, 2 डिब्बे रास्ते में छोड़ दिए तब उसने 400 मीटर लंबे पुल को पार किया, ऐसा नहीं लिखा ना। तो इसका मतलब पहले ट्रेन की लंबाई जितनी थी बाद में भी उतनी ही है, कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में आपको केवल इतना सा काम करना है कि 400 मीटर जाने में 100 सेकंड का समय लग रहा, 800 मीटर जाने में 800 मीटर जाने में 100 सेकंड का समय लग रहा, 400 मीटर जाने में 60 सेकंड का समय लग रहा। तो बताइए दूरी कितनी बढ़ गई, तो आप कहेंगे सर 400 से 800 हो गई, यानी कि 400 मीटर की दूरी बढ़ गई। तो समय कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर 40 सेकंड का समय बढ़ गया। कितना, 40 सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेन 40 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करती है। तो एक सेकंड में कितनी दूरी तय करी, तो 40 से 40 काट दीजिए, तो एक सेकंड में ट्रेन 10 मीटर की दूरी तय करती है। और प्रति सेकंड, प्रति घंटा, प्रति दिन चली गई दूरी आपकी क्या कहलाती है, चाल। यानी कि ट्रेन की स्पीड आ गई। ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, चाल कितनी आ गई, अगर हम चाल की बात करें तो ट्रेन की चाल आ गई 10 मीटर पर सेकंड। मतलब ट्रेन एक सेकंड में 10 मीटर जाती है। अब आप बताइए 60 सेकंड में उसने 400 मीटर लंबे पुल को पार किया, तो 60 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी, तो दूरी देख लीजिए। तो दूरी कितनी तय की होगी, उसने दूरी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, चाल कितनी है ट्रेन की, 10 मीटर पर सेकंड, समय उसने कितना लिया 60, यानी कि 600 मीटर की दूरी उसने तय की। तो इस 600 मीटर में आपको पता है कि 400 मीटर तो किसकी, पुल की लंबाई है। तो अगर इस 600 में से हम 400 माइनस कर दें तो 200 मीटर क्या होगी, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई तो पूछी गई थी, तो इस 400 को माइनस कर दीजिए भाई इसमें से, तो क्या आ गया 200 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी निकल कर आ गई, 200 मीटर। यही आपका बेटा आंसर हो गया। तो 200 मीटर किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है मदिरा और पानी वाले 80 लीटर मिश्रण में 60% मदिरा है। मदहोशी आ जाती है ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने से, है ना। चलिए ध्यान रखना है, थोड़ा सा होश में रहकर करना है, बहुत आसानी से आप बना लेंगे। मदिरा और पानी वाले 80 लीटर मिश्रण में 60% मदिरा है। कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में मदिरा 50% हो जाए। आपने यदि कल पेपर का सॉल्यूशन देखा होगा तो आपने देखा था इस टाइप का क्वेश्चन एक और आया था, और उस क्वेश्चन को कैसे किया था भाई, मिलाने की क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर,
कितना पानी मिलाया जाए। अगर जिस चीज को मिला रहे हैं उसकी मात्रा में परिवर्तन होना चाहिए, बाकी जिसको नहीं मिला रहे हैं वो कांस्टेंट रहेगी, वो नियत रहेगी, उसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अगर पानी मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा परिवर्तित होगी, और कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी आपकी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर मदिरा कांस्टेंट रहेगी। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को, रेशियो से भी कर सकते हैं, परसेंटेज से भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कितना लीटर का मिश्रण था, तो आप कहेंगे सर 80 लीटर का मिश्रण था। इसमें अगर हम बोलें कि मदिरा कितनी थी, तो आप कहेंगे सर इसमें मदिरा जो थी वो थी इसमें 60% इनिशियली, ठीक है। और पानी कितना था, तो जब 60% मदिरा थी तो पानी 40% होगा, ठीक है। ये पहले वाले केस में, ये पहला केस है। और दूसरे केस में जब इसमें पानी मिला दिया, जब पानी मिला दिया तो नए मिश्रण में मदिरा कितनी हो गई, तो मदिरा इन्होंने बोला कितनी हो गई, तो मदिरा हो गई इसमें 50%। तो जब मदिरा 50% हो गई तो पानी भी कितना हो गया होगा, 50%। पानी भी कितना हो गया, 50%। अब आप बताइए अगर इसको परसेंटेज के माध्यम से आपको सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि पानी मिला रहे हैं, इसमें क्या मिला रहे हैं, पानी। तो अगर पानी मिला रहे हैं तो मदिरा की जो मात्रा है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट। और यहाँ भी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मदिरा की मात्रा यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब पहले 80 लीटर का मिश्रण था, उसमें कितनी 60% मदिरा थी। अब आपने 80 में कितना बोल दिया, हमने बोला कि आपने x लीटर पानी मिला दिया, तो अब मदिरा का परसेंटेज कितना है, 50%। लेकिन आपको पता है कि पहले जितनी मदिरा थी बाद में भी उतनी ही है, वो तो कांस्टेंट है। तो यानी कि ये दोनों आपस में कैसे, बराबर। देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब नहीं कट रहा है, मल्टीप्लाई कर दिए, 8 6 48, 480, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 400, और ये कितना हो जाएगा, 5x। 480 में से 400 माइनस हो जाएगा तो 5x की बराबर कितनी वैल्यू आ गई, 80। तो 5 से कितने बार कट जाएगा, x की वैल्यू 16, यानी कि आपने 16 लीटर उसमें पानी मिलाया। कितना लीटर, 16 लीटर पानी मिलाया, पूरा मजा ही कड़कड़ा कर दिया, ठीक है। 16 लीटर पानी मिला दिया। किस ऑप्शन में दिया है आपको, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। क्लियर होगी बात, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। ये फर्स्ट मेथड है। हम ये कर सकते हैं किससे, परसेंटेज के माध्यम से। तो हमने ये परसेंटेज से किया, किससे किया, परसेंटेज से। आपको इसको हमने कल कैसे कराया था, तो आपको याद होगा हमने इसको रेशियो से कराया था। तो रेशियो से अगर आप बनाना चाहते हैं इस क्वेश्चन को तो कैसे बनाएंगे, देखिए 80 लीटर का आपके पास मिश्रण है, 80 लीटर का मिश्रण है जो किसका है, मदिरा और पानी का। तो पहले आपको मदिरा दी यानी कि एल्कोहल, पानी यानी कि वाटर W। अगर हम बोलें कि मदिरा कितनी है, इसमें 60% मदिरा है, तो 60% तो हो गई आपकी मदिरा, पानी कितना हो गया 40%। तो रेशियो क्या बनेगा पहले केस में, तो आप कहेंगे जो मदिरा का इससे रेशियो बनेगा वो 3:2 का रेशियो बनेगा, ठीक है। सेकंड केस में इन्होंने बोला कि पानी मिलाया जाता है। अगर पानी मिलाया जाता है तो पानी का जो प्रतिशत, मदिरा का जो प्रतिशत है वो 50% हो जाता है। तो अगर मदिरा का प्रतिशत बेटा 50 हो गया तो पानी भी कितना रहेगा, फिर उसमें 50 ही रहेगा, क्योंकि हर चीज दुनिया में अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो 50 और 50 का रेशियो हो जाएगा मदिरा और पानी का। परसेंट से परसेंट पूरे ही कट गया तो 1:1 का अनुपात आ गया। तो अब आप देखिए मिला क्या रहे थे भाई, पानी मिला रहे थे, तो पानी की मात्रा में परिवर्तन होना चाहिए। ये मदिरा क्यों अपने आप में चेंज हो रही है, मदिरा पहले 3 थी तो बाद में भी तो 3 होनी चाहिए। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो 3 वैल्यू बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 3:3 का अनुपात। देखिए अब पहले मदिरा कितनी थी, तो आप कहेंगे सर पहले मदिरा 3 थी, बाद में कितनी है, तो बाद में भी 3 है, कोई चेंज हुआ क्या, तो आप कहेंगे नहीं। पानी पहले कितना था, तो आप कहेंगे सर 2 था, अब कितना है, तो 3 है, तो कितने यूनिट की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वृद्धि हुई। 2 से पानी 3 हो गया तो 1 यूनिट की वृद्धि हुई, यानी कि इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। अब इस 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो बेटा आप बताइए कि 3 2 5, टोटल मात्रा शुरुआत में कितनी थी, 5 थी, और टोटल मिश्रण कितना था आपके पास, 80 था, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी, तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट की वैल्यू 80 लीटर के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 16 लीटर के बराबर। तो हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी, हमें 1 यूनिट की वैल्यू तो निकालनी थी। तो आंसर आ गया हमारा बेटा 16 लीटर, यही हमारा आंसर आया था। देखिए तो 2 तरीके हैं, आप परसेंटेज पर जाना चाहे तो उससे कर सकते हैं, रेशियो से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है ए और बी का अनुपात 4:5 है तथा बी और सी का अनुपात 2:3 है, तो ए का मान अगर 800 है तो सी का मान कितना होगा।
चलिए देख लेते हैं भाई। इन्होंने दिया कि A अनुपात B, कितना दिया बेटा? तो आप कहेंगे सर 4 अनुपात 5 दिया है। B अनुपात C की अगर बात करें कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर ये हमें 2 अनुपात 3 दिया है। अब देखिए सबसे पहली चीज, कौन सी चीज इसमें कॉमन है? यहां पर B है, यहां भी B है। यहां B की वैल्यू तो आप कहेंगे 5 और यहां B की वैल्यू तो आप कहेंगे 2। समान कर दें। समान करने के लिए क्या करें? या तो समान कर दें या फिर जो तरीका हमने बताया आप वो कर लें। दोनों ही तरीके आपके पास। समान करने के लिए इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दें और इस 5 का मल्टीप्लाई नीचे कर दें। तो अब आपका A अनुपात B क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे सर A अनुपात B अनुपात C डायरेक्टली निकाल लेंगे अपन। देखिए यहां पर चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 अनुपात 10। ये आपका चेंज हो जाएगा तो आप कहेंगे सर 10 अनुपात 15। ठीक है। अब देखिए B की वैल्यू यहां भी 10, यहां भी 10। भाई ऐसा क्यों किया? एक ही क्वेश्चन में B की अलग अलग वैल्यूज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो इसलिए हमने क्या किया? यहाँ पर समान किया। अब समान जब कर लिया बेटा तो देखिए A की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 8, B की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 10, C की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 15। A कितना, तो आप कहेंगे 8, B कितना, तो आप कहेंगे 10, C कितना, तो आप कहेंगे 15। B जब समान हो गया तो अब A B C की वैल्यू मिल गई। यानी कि इन्होंने बोला कि A B C का जो अनुपात है वो 8, 10 और 15 का है। इन्होंने बोला कि यदि A का मान 800 है तो C का मान बताइए। अगर इन्होंने बोल दिया भाई तो कोई बड़ी बात नहीं है। A की वैल्यू कितनी? 8, 8 की वैल्यू किसके बराबर? 800 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? तो आप कहेंगे सर 100 के बराबर। कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? C की वैल्यू बतानी है। C की वैल्यू कितनी? तो आप कहेंगे सर 15 यूनिट। तो दोनों तरफ क्या करते बेटा? 15 से मल्टीप्लाई कर दे। तो 15 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? तो आप कहेंगे सर 1500 के बराबर। तो ये आपका आंसर आ गया। C की वैल्यू कितनी आ गई? 1500। ठीक है। तो 1500 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है बेटा। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है कि जब आपके पास A अनुपात B दिया, B अनुपात C दिया, तो सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C बनाइए। फिर A की वैल्यू को उसकी यूनिट से कंपेयर करिए और C की यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है? एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20 अनुपात 21 है तो लाभ प्रतिशत बताइए। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का किससे अनुपात दिया है बेटा? तो आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य से दिया है। क्या अनुपात दिया है? तो आप कहेंगे सर 20 अनुपात 21 का अनुपात दिया है। बताइए इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा आपकी लाइफ में? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप कहेंगे सर लागत मूल्य अगर 20 रुपए है और विक्रय मूल्य 21 है, मतलब जिस चीज में आपने 20 रुपए की लागत लगाई थी, जिस चीज को आपने 20 रुपए का बेटा खरीदा था, उसको कितने में बेच दिया? 21 में बेच दिया। अगर 20 वाली चीज को 21 में बेच रहे हैं तो लाभ कितने का हुआ? तो आप कहेंगे सर 1 का लाभ हुआ। लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। इनटू क्या? 100। तो क्या हो गया? लाभ प्रतिशत निकल आया कितना? 5% का क्या हो गया? लाभ। कैसे निकालते हैं? तो भाई लाभ प्रतिशत का जिसको फॉर्मूला नहीं पता है वो लिख ले। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू कितना? 100। तो देखिए 1 का लाभ हुआ किस पर? क्रय मूल्य पर इंटू 100। तो कितना आ गया? 5% आ गया। किस ऑप्शन में दिया है आपको 5%? तो ऑप्शन सी में दिया है बेटा। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए यहां पर क्या दिया है। ये आपको दे रहे हैं कि किस वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपए 3 वर्ष में 3993 रुपए हो जाएंगे यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दे हो। ये किसका क्वेश्चन है? ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। 3000 रुपए क्या है? तो आप कहेंगे सर मूलधन है। 3000 रुपए की राशि 3 साल में 3993 रुपए हो रही है, तो ब्याज की दर कैसे निकालेंगे? हमने बताया था कि अगर आपके पास मूलधन है और मिश्र धन है और समय है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप मिश्र धन का मूलधन से अनुपात निकालेंगे। मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि 3 साल बाद जो मिश्र धन का मूलधन से अनुपात है वो क्या है। तो आपको पहले साल में यदि आना है तो आपको उसका घनमूल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया है हमारे पास? हमारे पास मूलधन दिया है यानी कि प्रिंसिपल दिया है कितना? 3000 रुपए। हमारे पास मिश्र धन दिया है यानी कि अमाउंट दिया है बेटा कितना? 3993 रुपए। और हमारे पास समय दिया है। समय कितना दिया है? तो अगर हम समय की बात करें तो टी हमें दिया है 3 वर्ष। ये 3 चीजें हमें दी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अमाउंट टू प्रिंसिपल का रेशियो बनाएंगे, यानी कि 3993
उसका 3000 से अनुपात तैयार करेंगे। मतलब जो 3000 रुपये की राशि थी स्टार्टिंग में, वो 3 साल बाद 3993 हो गई, तो मतलब उसका 3 साल का रेशियो कितना है। तो देखिए 3 से कैंसिल, तो आप कहेंगे सर 1000, 3 से कैंसिल 3, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, यानी कि 1331 बटे कितना आ गया 1000। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने 1000 रुपये किसी ब्याज की दर पर जमा किया तो 3 साल बाद वो 1331 हो जाता है, यानी कि 3 साल बाद का मिश्रधन का मूलधन से अनुपात 1331 बटे 1000 हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि बताइए पहले साल में ये अनुपात क्या होगा, यानी कि मूलधन का या मिश्रधन का मूलधन से अनुपात क्या होगा, तो पहले साल में आने के लिए आपको 3 साल है, तो 3 साल से पहले साल में आने के लिए घनमूल करना पड़ेगा, बैक आना है ना तो घनमूल करना पड़ेगा। तो 11 बटे कितना हो जाएगा 10। तो हम कह सकते हैं कि 10 रुपए की राशि थी वो 1 साल में कितनी हो जाती है 11। ये पहले साल का अनुपात हो गया किसका, तो आप कहेंगे सर अमाउंट टू प्रिंसिपल का, यानी कि मिश्रधन का मूलधन से। जो 11 रुपए थे, यानी कि जो 10 रुपए थे वो 1 साल में 11 हो गए, तो ब्याज कितना मिला, ब्याज आपको 1 मिला। अब देखिए ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आपको दर निकालनी है तो आपको 1 साल का ब्याज बटे मूलधन चाहिए। तो ये जो अनुपात है वो 1 साल का है, तो यानी कि 10 रुपए 1 साल में 11 हो गए, तो 1 साल का ब्याज 1 है, मूलधन 10 है, तो 10 मूलधन है इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो ब्याज की दर निकल आएगी। 1 रुपए का ब्याज 10 पर मिला इंटू 100, तो ब्याज की दर कितनी हो गई, आप कहेंगे सर 10%। तो 10% क्या हो गया बेटा आपका आंसर हो गया, 10% क्या हो गया आपका आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया है 10%, ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है, ऑप्शन बी में। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई कि 1 भागित 1 प्लस, ये तो देखिए आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यानी बॉड मास का रूल लगेगा। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो बॉड मास का रूल समझ लें पहले क्या होता है बेटा। अगर हम बॉड मास की बात करें, अगर हम बॉड मास की बात करें तो बी मतलब होता है यहां पर ब्रैकेट, बी मतलब क्या होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं, जिस क्रम में हम लिख रहे हैं बेटा उसी क्रम में ये सॉल्व भी होते हैं। 1 2 3 और 4, टोटल 4 ब्रैकेट होते हैं, ठीक है, और उसी क्रम में ये क्या होंगे सॉल्व भी होते हैं। ये 4 जो ब्रैकेट होते हैं इसी क्रम में सॉल्व होंगे। पहला ब्रैकेट होता है बार ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं बार ब्रैकेट। दूसरा जो ब्रैकेट होता है वो होता है स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि छोटा कोष्टक, छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्टक। फिर होता है कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। फिर होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, यानी कि मंझला छोटा, कुछ इस तरीके से हिंदी में नाम होते हैं। बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, ये 4 ब्रैकेट होते हैं, इसी क्रम में ये सॉल्व भी होते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ओ क्या है, तो ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुणा। इसको हिंदी में का लिखा आएगा, जहां का लिखा हो वहां गुणा का साइन लगा देना, मल्टीप्लाई। फिर इस क्रम में ये ओ सॉल्व होगा। इसके बाद अगर हम बात करें डी की, तो डी क्या होता है डिवीजन, मतलब भाग, तो उसके बाद भाग सॉल्व होगा, यानी कि जहां भाग का साइन लगा होगा जिन दोनों नंबर्स के बीच में वो सॉल्व होंगे। इसके बाद एम, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुणा, ये क्या होता है गुणा। तो यहाँ पर फिर जहाँ गुणा का साइन लगा होगा जिन नंबर के बीच में वो नंबर सॉल्व होंगे। इसके बाद आते हैं हम ए पर, ए मतलब एडिशन, मतलब जोड़, तो जिन नंबर्स के बीच में जोड़ने का साइन होगा बेटा वो सॉल्व होंगे। फिर लास्ट आपका है सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाना, तो फिर घटाना सॉल्व होगा, तो जहाँ घटाने का साइन लगा है वो सॉल्व होंगे, ठीक है। तो जहाँ घटाने का साइन लगा है बेटा फिर वो सॉल्व होंगे। तो सिंपल सी चीज है, क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर ना आपका अभी देखिए डिवीजन का रूल लगेगा, वहां को आपको ब्रैकेट से सॉल्व करते हुए आना है, यानी कि चारों ब्रैकेट सॉल्व करने हैं आपको। तो नंबर लिख लेते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है 1 डिवाइडेड बाई बड़ा ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड बाई कर्ली ब्रैकेट, फिर 1 + 1 डिवाइडेड बाई कितना है भाई, तो आप कहेंगे स्मॉल ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अब किस तरीके से सॉल्व करना है बेटा, अब वो देखिए आप। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या होगा स्क्वायर ब्रैकेट, तो देखिए स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई 1/2, और 1/2 को डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। ये पूरा सॉल्व होकर कितना देगा आपको 2 देगा, ये क्या देगा आपको 2। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा 1,
फिर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड बाई कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस 1। अब ये तो ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि 2 बचा, डिवाइड बाई कितना 2, और ये कर्ली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, एक स्टेप हो गया आपका ये। अब देखिए नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट में क्या करेंगे भाई, तो नेक्स्ट को देखिए, अब इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3/2, ये कितना हो गया 3/2 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख देंगे भाई, ये इसको 3/2 करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड बाई, अब ये आपका 3/2 है, ये कितना है 3/2 है, ये कितना आ गया बेटा 3/2 आ गया, तो ये हमने 3/2 लिख दिया। अब आपका कर्ली ब्रैकेट भी रिमूव हो गया। अब आप क्या करेंगे, फिर इसको उसको कन्वर्ट करेंगे भाई, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में होगा तो 2/3 हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस ये 2/3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये 2/3 रहेगा, और फाइनली ये 1 डिवाइड बाई 3 एकम 3 2 5, तो ये कितना 5/3 हो जाएगा। अब फिर से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे इसको, तो देखिए आप मल्टीप्लाई में 3/2 5 हो जाएगा, तो 3/5 का मल्टीप्लाई 1 से ही होगा तो 3/5 ही आएगा। तो आपका जो आंसर आया इस क्वेश्चन का वो क्या है बेटा 3/5 है। कैलकुलेशन है सीधी सीधी, किस ऑप्शन में दिया है 3/5, तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार देखिए हमने टोटल आज 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। ठीक है, यदि बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही आपको बता दें यदि आपने अभी तक हमारा ऑफिशियल ऐप जो है उसको डाउनलोड नहीं किया है तो उसको तुरंत डाउनलोड करें। स्टडी अड्डा नाम से ही हमारा ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं आप। काफ़ी फायदेमंद रहेगा यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्लस आप यदि एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ में आपको सॉल्व पेपर्स भी मिल जाएंगे विद PDF, और उन सॉल्व पेपर्स का वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको सॉल्यूशन भी दिया गया है। स्टडी पैकेज है, अगर आप कोई परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ से आप पर्टिकुलर स्टडी पैकेज भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हैं, सैंपल पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, जो आपके आगामी एग्जाम है कांस्टेबल, SI, SSC, CGL, CHSL, इस टाइप के जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं तो उनके आपको सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको प्रश्न बैंक, NCERT कॉर्नर, ओलंपियाड कॉर्नर, मीन्स आपके जो हार्ड क्वेश्चन का कलेक्शन होता है वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत से इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, इसी बात के साथ में आज की क्लास को हम विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।